हाय एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग। आ गए सभी बच्चे। जो भी नया बच्चा आया है एक बार वो जल्दी से रिकॉर्डिंग सारी कंप्लीट करेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। क्योंकि लॉ के अंदर ऐसा होता है दोस्तों, इंटरलिंक करता है एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, ठीक है ना। तो आज एक नया स्टूडेंट आया है, तो उसको कह रहा हूं जो भी नया स्टूडेंट आया है वो रिकॉर्डिंग जो भी है वही है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की, पहले से लेकर अभी तक की स्पीड से कंप्लीट करता हुआ चलेगा और हमारे साथ आगे आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉज। ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका। आज मुझे इस चैप्टर की करनी है रिवीजन आपके लिए। आज चैप्टर की मुझे रिवीजन करानी है। चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और ये चैप्टर क्या कहता है, सबसे पहले कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है चैप्टर नंबर 2 का नाम। सुनते रहिए ध्यान से अच्छे से। ये चैप्टर नंबर 2 ने कॉन्ट्रैक्ट को बहुत से भागों में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत सारे टाइप्स देंगे, जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स पड़े हैं। आज हमारी रिवीजन क्लास है चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट की। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जब आप बना रहे हो, एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, और उसके अंदर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर एक एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है। हमारे पास हमने 9 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े। अगर 9 में से एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। तो वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होता, लॉ द्वारा इसमें केस नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है, एक दो पार्टी के पास ऑब्लिगेशन नहीं आती कि वो उस पर केस कर पाए, ऐसी पावर नहीं आती, इसलिए कॉल्ड नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। जब एक पार्टी के पास ऐसी पावर नहीं है कि अगर एक दूसरी पार्टी ने उस पर उसका काम नहीं किया या अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करा तो उस पर केस नहीं किया जा सकता। तो वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होते हैं क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट मिस होते हैं। आपने धमकी देकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, वॉइड एग्रीमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट मिस हो गया। आपने कंसीडरेशन नहीं रखा, वॉइड एग्रीमेंट है। आपने सर्टेनिटी नहीं रखी, आपने सर्टेन नहीं बताया, आपने किसी को बताया नहीं कि कौन सा, आपने किसी से ऑयल खरीदा तो कौन सा वाला ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, नवरत्न ऑयल है, कौन सा ऑयल है, बादाम का ऑयल है, ये नहीं बताया। आपने वाटर खरीद रहे हो, पानी खरीद रहे हो, आप ये नहीं बता रहे कौन सा वाटर है, नॉर्मल वाटर है, मिनरल वाटर है, या कोकोनट वाटर है, कौन सा वाला वाटर है। तो सर्टेनिटी नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट आपने बना लिया जो परफॉर्मेबल नहीं है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि भाई एक शर्त, मैं अपने एग्रीमेंट बनाते हैं, मैं यहाँ से तैरता तैरता दिल्ली से मुंबई चले जाऊंगा या 100-200 किलोमीटर में तैर जाऊंगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट मिस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमारा क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। और वॉइड एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड रहता है। वॉइड एग्रीमेंट दोस्तों शुरू से ही वॉइड होगा। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा सर, शुरू से ही वॉइड रहेगा। एक मिनट देना, एडजस्ट कर लूं जरा चेयर को। तो वॉइड एग्रीमेंट क्योंकि शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड जब होगा कोई भी एग्रीमेंट तो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। आप उस पार्टी पे केस नहीं कर सकते और दूसरी पार्टी आप पर केस नहीं कर सकते। अगर आपने उसके ड्यूटी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा या दूसरी पार्टी ने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा तो आप भी नहीं कह सकते, वो भी नहीं कर सकते। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, शुरू से ही वॉइड होता है, इसलिए इसको लैटिन वर्ड में वॉइड अब इनिशियो कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड, जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में से इनफोर्सिबिलिटी हटा दो, जब आप एक जैसे बताओ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी मिलकर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, एक होना चाहिए एग्रीमेंट और दूसरा होना चाहिए इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो अगर किसी भी एग्रीमेंट में इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, फिर वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं, वो सारे एग्रीमेंट
जो सेक्शन 10 की एसेंशियल एलिमेंट को पूरा कर दे। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना हो तो ये एसेंशियल एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए, कोरिशन नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालीफाई लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टी होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और पर्सन अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बनाओ जो लॉ द्वारा वॉइड करा गया हो। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट जिस एग्रीमेंट के अंदर होते हैं, फिर वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दो बातें समझ में आई। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है और जिसमें सेक्शन 10 की सभी एसेंशियल एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जिसकी सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट, सेक्शन 10 में क्या लिखा है? एसेंशियल एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर वो एक भी मिस हो गया तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। बताइए सर, क्लियर है वाला पॉइंट? आगे दो पॉइंट समझ में जल्दी से बताइए, कमेंट देख रहा हूं मैं। क्लियर? अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है भी ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू में तो वैलिड था, बाद में जाकर वो वॉइड बन गया। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई हमने यहां से एक मान लो एक बस बुक करी मनाली जाने के लिए, और देखा गया कि वहां की गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने मनाली को बंद कर दिया। अब मैंने बस वाले को पैसे तो दे दिए, बस वाले को पैसे दिए, बसने वाले ने हमें टिकट दिए, वो हमें सर्विसेज देगा। मान लो आप बस वाले हो, मैं यहां से मनाली जाना चाहता हूं, मैंने आपको टिकट के पैसे दे दिए एडवांस में, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, मुझे टिकट के पैसे देने थे, मैंने टिकट के पैसे दे दिए। आपको बस अब आपको मुझे सर्विस देनी है, मनाली ले जाना है, आप भी कह रहे हो मैं मनाली ले जाऊंगा, पर जिस दिन हमारी जाने के दिन था उस दिन मनाली को बंद कर दिया गया। अब मुझे बताओ, क्या वो ड्राइवर की गलती, क्या वो बस वाले की गलती? नहीं सर, जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे मनाली ले जाओगे, तब तो ये वैलिड था। बट क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता एक पार्टी की तरफ से, अब वो पार्टी मना नहीं कर रही पर वो मजबूर है वहां जाने के लिए। भाई वो खुला ही नहीं है मनाली, गवर्नमेंट ने मना कर दिया वहां आने से, गवर्नमेंट ने सारी रोड बंद कर दी है, तो अब वो कैसे जाएगा दोस्त? तो एक पार्टी, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था बस वालों के साथ, तब तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों, तब तो ये वैलिड था क्योंकि यहाँ पर सारे एसेंशियल एलिमेंट सर्टिफाई हो रहे थे। पर बाद में जाकर ये क्या बन गया? वॉइड। अब मैं बस वालों पे केस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो मनाली जाना है, कुछ भी कर मुझे जाना। अरे वो क्या करेगा भाई, वो तो गवर्नमेंट सरकार ने ही बंद कर दिया पूरे हिमाचल को, किसी वजह रीजन रहा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस, तो वो कैसे जाएगा? तो मैं उस पर केस नहीं कर सकता। तो शुरू में वैलिड था, बाद में ये वॉइड बन गया है, इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई बाद में। शुरू में इन्फोर्सिबल था पर बाद में इसमें इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड रहते हैं बाद में वॉइड हो जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है दोस्तों। वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो शुरू से ही वॉइड होते हैं, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क यह है कि शुरू में वैलिड रहते हैं और बाद में जाकर वो वॉइड हो जाते हैं किसी वजह से। बताइए, ये समझ में आ गया? हिमानी का एग्जांपल लिया था इसमें, हाँ जी याद आया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो जो लॉ द्वारा मना करा गया है ऐसे करने से। भाई लॉ ने, कानून, भारत सरकार ने कोई चीजें करने से मना करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स बेचना मना करा है। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स मत बेचो, अगर आपको पकड़ लेंगे तो हम इसको कहेंगे आपने इलीगल एक्टिविटी करी है। आप किसी को मारने का एग्रीमेंट मत करो, भाई मैं कह रहा हूं कि मुझे पैसे दे दो मैं इसको मार दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट मत करो, ये इलीगल एग्रीमेंट है। आपने कहा कि मैं बंदूकें बेचता हूं, और बंदूकों में क्या बेचता हूं? बंदूकों में बेचता हूं AK-47, ओहो मशीन गन, ओहो, ये इलीगल है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा मना करा गया है, फॉरबिडेड बाय लॉ फॉर फॉरबिड, मतलब लॉ द्वारा मना करा गया हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा मना करा गया हो, जो लॉ ने कहा है ऐसा एग्रीमेंट मत करिएगा, ये इलीगल नेचर का है, अगर आप वो एग्रीमेंट कर रहे हो तो फिर वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आपने ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। आप वॉर गुड्स बेचने की डीलिंग कर रहे हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को मारने के पर्पज से डीलिंग कर रहे हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ठीक है जी। अब वही वॉइडेबल अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भाई ये कॉन्ट्रैक्ट न होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए इनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सम टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। जैसे कि आपने लैंड बेची,
जैसे कि आपने किसी को चेक इशू करा, आपके साइन मिसमैच हो गए, बैंक में अलग साइन थे, आपके अलग साइन हो गए, अब ये अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने कहा कोई बात नहीं यार, मैं दूसरा चेक इशू कर देता हूं साइन मैच करने वाले, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों जो किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनइंफोर्सेबल हो जाते हैं, जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। पर वो टेक्निकल डिफेक्ट जब हम खत्म कर देते हैं, वो टेक्निकल डिफेक्ट जब हम रिमूव कर देते हैं, वो दोबारा इन्फोर्सिबल हो जाता है। मैंने कहा आपने मेरे से क्लास ली, मैंने कहा भाई पेमेंट कैसे करोगे, आपने कहा चेक से करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को चेक देना, आप मुझे पेमेंट करोगे और मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। हमारे बीच में एग्रीमेंट ये हुआ कि आप मुझे इतने पैसे दोगे, मान लो आप मुझे 5,000 रुपए दोगे एज अ फीस, मैं आपको इसके बदले की सर्विस दूंगा, मैं आपको अपने पढ़ाऊंगा। अब आपसे जो चेक रिसीव्ड हुआ वो क्या हुआ, उसमें आपके साइन मैच नहीं हुए। अब साइन मैच नहीं हुआ, मैंने कहा भैया आपके तो साइन ही मैच नहीं हो रहे। आपने कहा सर कोई बात नहीं, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट था अब इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, इसके अंदर अनइन्फोर्सिबल हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि भैया साइन मैच नहीं हुआ, आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको पैसे सर्विस क्यों दूं। अब आपने कहा सर कोई बात नहीं, मैं इस चेक को दोबारा दे देता हूं, आपको साइन मैच हो जाएंगे। आपने चेक दे दिया, टेक्निकल डिफेक्ट क्या था, साइन, आपने साइन रिमूव कर दिया, अब ये इन्फोर्सिबल हो जाएगा। तो अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये कुछ रीजन की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, कुछ रीजन की वजह से, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अनइन्फोर्सिबल हो जाते हैं, मतलब लॉ द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और जब हम वो टेक्निकल डिफेक्ट को खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये वापसी इन्फोर्सिबल हो जाएगा। मतलब आपने मुझे चेक दिया 5,000 रुपए का, मैं बैंक में गया और बैंक से बोला कि भैया ये चेक आया, फीस रख लो, अब मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। आपका चेक देखा चाहिए, आपका चेक में तो मना हो गया, बैंक से पैसे नहीं आए, मैंने सर्विस देना बंद कर दिया। आप, मैंने कहा भाई तुम्हारे तो पैसे आए ही नहीं। आपने कहा, आपने कहा सर क्या इशू आ गया। मैंने कहा ये आपके साइन जो है वो मैच नहीं कर रहे बैंक से, बैंक वाला मना कर रहा है। आपने कहा सर ठीक कोई बात नहीं। अब आपने एक नया चेक दिया, मैंने कहा सर वाला चेक फाड़ दो आप। आपने कहा वाला चेक फाड़ दो सर, मैं एक नया चेक दे रहा हूं जिसमें साइन मैच हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, आपने चेक दिया, वो चेक क्लियर हो गया। अब आपने ऑब्लिगेशन पूरी कर दी अपनी, आप जो टेक्निकल डिफेक्ट था वो रिमूव कर दिया। अब अगर मैं अब नहीं पढ़ाऊं, अगर मैं अब ना पढ़ाने को, अच्छा पहले जब टेक्निकल डिफेक्ट था तब मैंने मना करा पढ़ाने से कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, आपका चेक तो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तब आप क्या मेरे पे केस कर देते? नहीं करते सर। कैसे कर देते? आपने मेरे को चेक दिया, मैं आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं, आपने देखा, मैंने देखा कि चेक को क्लियर नहीं हुआ, आपके मैच नहीं हुआ साइन, तो अब आप मेरे पे केस नहीं करेंगे अगर मैं पढ़ाने से मना कर दूं तो, क्योंकि आप कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से आपके पैसे मेरे पे नहीं आए, तो मैं क्यों पढ़ाऊं। अब आपके पैसे, आपने कहा सर चेक नया आ जाएगा, आपने नया चेक दे दिया मुझे, टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर दिया, जो साइन था उसकी झंझट खत्म कर दी, अब आपके पैसे आ गए। अब अगर मैं मना कर दूंगा पढ़ाने से, तो अब आप मेरे पे केस कर दोगे। तो जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव हो जाता है, अगली पार्टी ऑब्लिगेशन पूरा करने से मना कर रही है, तो आप दोबारा केस कर सकते हो, इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी। अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब वो टेक्निकल डिफेक्ट हम रिमूव कर देते हैं तो दोबारा इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है। मुझे पढ़ाना पड़ेगा अब आपको। क्लियर हो गया नहीं हुआ? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि अगर आपने किसी को धमकी देकर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, एग्रीमेंट करा लिया, मैंने आपको धमकी दी कि मैं आपको मार दूंगा, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, आपने डर के मारे मेरे नाम कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आपने डर के मारे मेरे नाम कर दी प्रॉपर्टी, अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी हम मेरे पे केस कर सकती है, आप मेरे पे केस कर दोगे जो पीड़ित पार्टी है ना, और मैं जो आपको कह रहा हूं कि नहीं मैंने धमकी दी आपको, तो मैं आप पे केस नहीं कर सकता। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर प्री कंसेंट ना हो, जहां पर एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है केस करने के लिए और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल। मैंने आपको धमकी दी और आपसे एक एग्रीमेंट करा लिया, अब आप पुलिस के पास जाकर या कंप्लेन कर सकते हो या मेरे पे कोर्ट में केस कर सकते हो कि मेरे से धमकी लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ना। तो आपके पास ऑप्शन हो गया, अगर आपको धमकी मिली केस करने का, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं तो ना बोलूंगा कि मैंने इसको धमकी दी थी, आओ मैं इस पे केस करूंगा, नहीं नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पर दूसरी पार्टी के पास। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होता और एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है केस करने का और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होंगे अगर उसने केस कर दिया तो। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेंगे, उसके पास दो ऑप्शन है। मैंने आपको धमकी दी, मैंने दोस्तों आपको धमकी दी, ठीक है,
और मैंने आपसे बोला, मैंने आपको धमकी दी, मैंने आपसे बोला कि भाई अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। आपने कहा ठीक है, आपने डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ठीक है, आपने डर के मारे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब आपके पास ऑप्शन है केस करने का। आप अगर आप केस कर देते हो, एक ये ऑप्शन है कि आप केस कर दोगे, और आप केस नहीं करोगे, एक ये ऑप्शन है। तो आपके पास ये वो ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है। मैं ना केस भी नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं वो ऑप्शन। ऑप्शन वो आपके पास है जिसको धमकी मिली, जिसकी जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा गया है। आपके पास दो ऑप्शन आ गए, एक आप तो केस कर दोगे और एक नहीं करोगे। अगर आपने केस करा तो ही ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आपने केस नहीं किया, गवर्नमेंट को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो गवर्नमेंट तो मानेगी वैलिड है। अरे आप जब आप किसी को बताओगे कि जबरदस्ती होकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तभी तो ये वॉइडेबल होगा। जब आप किसी को बताओगे ही नहीं, पुलिस वाले को नहीं बताओगे, तो पुलिस वाले को क्या पता भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आप किसी जबरदस्ती के साथ प्रॉपर्टी, पुलिस वाले तो यही समझेगी आपने साइन करे, तो मतलब क्या है, आपने अपनी मर्जी से दिया है। पुलिस वाले तो यही समझेंगे। जब आप उसको बताओगे कि हाँ धमकी देकर मेरे से साइन करवाया जबरदस्ती, तभी तो पुलिस वाला कहेगा हाँ ये पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, फिर है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा अगर आपने केस नहीं करा तो, और अगर आपने केस कर दिया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर एक पार्टी के पास फ्री कंसेंट नहीं होता, किसी के धमकी दी गई, किसी को मिस रिप्रेजेंट करा गया, ऐसे करके सब आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया धमकी देकर, और आपके पास ऑप्शन है केस करने का। अगर आपने केस कर दिया तो वॉइडेबल, और आपने केस नहीं करा तो किसी को पता नहीं चलेगा, आपके साइन उसका मतलब अपनी मर्जी से करा है, वैलिड। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा नाम होता है पेरोल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा नाम क्या होता है? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो सिंपल है? मतलब कि आपको लॉ कह रहा है कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो है जो अदर देन फॉर्मल होंगे। मतलब जो फॉर्मल है उसको तो आप अलग कर दो, उसको बिल्कुल अलग कर दो, और जो बचे कुछ सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंपल है। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब मैं पहले ये बताऊंगा आपको कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और अगर आपको पता चल गया कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ये है, तो फिर उसको छोड़कर बाकी सारे क्या है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ध्यान सुन लो। कहता है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ ना, तब भी ये वैलिड मानते हैं। एक ऐसा पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन का एसेंशियल एलिमेंट मिस है, तब भी ये वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। इसलिए यहां पर लिख दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इवन इफ द लैक ऑफ कंसिडरेशन, इवन इफ द लैक ऑफ कंसिडरेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड रहेगा जब इसके अंदर कंसिडरेशन में लैक कर रहा हूं। अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी इसको वैलिड कहेंगे। अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? ये दो होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील की बात कर लेते हैं। मान लो कभी आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करने गए। जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करने गए तो मैंने एक एग्जांपल दिया था इसमें रेगुलर क्लास के अंदर, ये तो रिवीजन क्लास है, तो रेगुलर क्लास के अंदर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो ये दिया था कि आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। एमएनसी कंपनी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि सर आप यहाँ पर जॉब करते हो, करोगे 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते, लॉक इन पीरियड सेट कर दिया आप पे, 3 साल आपको यहाँ पर कंपलसरी करना होगा। क्यों? क्योंकि एमएनसी जाती है कि भाई आपको 1 साल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद 2 साल आपसे काम भी तो करवाएंगे। आप 1 साल ट्रेनिंग करके सब कुछ सीख लिया और आप निकल लिए, ये थोड़ा होगा। तो एमएनसी कंपनी ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया और एमएनसी कंपनी ने अपनी कंपनी की क्या स्टैंप लगाई उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। स्टैंप लगाने के बाद उसमें साइन करे एंड देन आपने भी साइन करे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। इसको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर्मल मतलब कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं हमारे, जिसके अंदर एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा, उसमें एक पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों साइन करेगी और जिसके पास स्टैंप होगी वो स्टैंप लगाएगा। जैसे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कंपनी स्टैंप लगाएगी अपनी कंपनी की। इसको कहते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, इसको नाम से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील कहते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंपनी के साथ किया जाता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंपनी के साथ होगा वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल रिटर्न में होगा, उसमें दोनों पार्टी साइन करेगी और कंपनी की स्टैंप लगेगी। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, और कॉमन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील बोला जाता है बेसिकली उसको, इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड।
भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा बनाए जाते हैं, लॉ द्वारा इंपोज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने रेगुलर क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा आपको कि भाई आज गोलगप्पे मोमोज तू खिलाएगा। हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया। मान लो दो दोस्त है, वो कह रहा है कि पहले मोमोज मैं खिलाऊंगा एक दिन तू खिलाएगा। अब दोस्त नंबर 1 जो है उसने एक दिन मोमोज खिला दिया, दोस्त नंबर 2 कह रहा अब मैं नहीं खिलाता, जो करना है वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल, वो केस कर दिया उसने कि भाई सर ये बात हुई थी हमारी कि एक दिन ये खिलाएगा एक दिन वो। जज साहब से कह रहा है दूसरा वाला दोस्त, कह रहा जो कर रहा है वो कर लो, मैं तो नहीं खिलाता। जज साहब ने कहा जिंदगी भर तू ही खिलाएगा, ये मैंने अब तेरे पे इम्पोज कर दिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा इंपोज किए जाते हैं, लॉ ने कहा कि अब तुम्हें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक पर्सन है जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब वो पर्सन को ना बोनस नहीं मिलता, जबकि बोनस देना कंपलसरी है। बोनस की क्राइटेरिया में आता है वो पर्सन, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट बोनस एक्ट के थ्रू वो पर्सन बोनस एक्ट के एलिजिबिलिटी है, बोनस एक्ट के थ्रू वो एलिजिबल है कि इसको बोनस मिलेगा। अब कंपनी मना कर रही है देने से, कंपनी कह रही है हम तो नहीं देंगे तेरे को बोनस, जा जो करना बोले, अगर तूने बोनस मांगा तो हम तुझे निकाल देंगे। अब उस एम्प्लॉय को गुस्सा आ गया, कह रहा है भाई ये क्या बात हुई, एक तो बोनस मेरे को मिलना चाहिए जो मेरे को नहीं दे रहे, ऊपर से अगर मैं डिमांड करता हूँ बोनस के तो मुझे निकालने की धमकी दे रहे। उस एम्प्लॉय ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि सर मेरे इनके साथ, मैं इनके यहाँ जॉब करता हूँ और मुझे बोनस मिलना चाहिए और ये बोनस देने से मना कर रहे हैं, और जबकि मैं अगर मैं डिमांड करता हूँ बोनस लेने की, बोनस मुझे दो, मुझे 1000 का बोनस मिलना चाहिए, तो मेरे को धमकी देते हैं, कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अब जज साहब ने कहा भाई ऐसी कर रहे हो, कह रहा हाँ जी ऐसी कर रहे हैं, तुम क्या कर लोगे, ऐसे कर रहा जज साहब को, तुम क्या कर लोगे। हमने कहा अभी रुक बहुत आता हूँ। तो जज साहब ने एक लॉ इंपोज कर दिया उनके ऊपर। जज साहब ने अपना डिसीजन सुनाया कि आज के बाद कंपनी हर साल डबल बोनस देगी, साथ में जिंदगी भर नहीं निकाल सकती इस एम्प्लॉय को। लॉ का जज साहब ने लॉ उसमें अपना डिसीजन इंपोज कर दिया कि अब हम बना रहे हैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट, तुम मत बनाओ, हम इंपोज करेंगे, इसमें तेरी कोई इच्छा नहीं चलेगी, यहाँ पर तेरा कोई फ्री कंसर्न नहीं चलेगा। इधर जज साहब ने कहा मैं इंपोज करूंगा तेरे ऊपर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तुम दोनों के लिए मैं बना रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट। और जज साहब ने कहा भाई तू कंपनी सुन, तुझे अब हर साल डबल बोनस देना होगा इस एम्प्लॉय को और जिंदगी भर नहीं निकाल सकता। एम्प्लॉय से बोला तेरे को निकालने की बात करी तो हमारे पास आ जियो तू, हम देख लेंगे इस कंपनी को, सीधा ही बंद करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या उस कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में हुआ? नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने इंपोज कर दिया कंपनी के ऊपर। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा इंपोज किए जाते हैं, इनको प्यार से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल में, हमारे सिलेबस का पार्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, उसको क्या कहेंगे सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये लॉ ने, ये जज साहब ने इंपोज कर दिया सर कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर। और दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा किसी जजमेंट से बनते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किसी जजमेंट या लॉ की जुडिशियल डिसीजन से बनते हैं। जुडिशियल डिसीजन मतलब जज द्वारा लिया गया डिसीजन, दिस इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजन। जज द्वारा लिया गया डिसीजन, इसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो जुडिशियल डिसीजन या किसी लॉ द्वारा इंपोज किए जाते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड कहा जाता है और दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ये दोस्तों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये दोस्तों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या बात समझ में आएगी आपको? और हमने सीखा दो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट थे, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रिटर्न में दोनों पार्टी साइन करती है और एक स्टैंप लगती है, वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा इंपोज किया जाता है, जुडिशियल डिसीजन से द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब जज साहब के डिसीजन से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे बीच में कोई साइन थोड़ा ना होगा। आप मेरे साथ बिजनेस करना, मैंने कहा यार चलो मिलकर कुछ मोमोज की दुकान खोलते हैं, बहुत अच्छी चलेगी। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा 50% प्रॉफिट तुम्हारा, 50% मेरा। आपने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। मैंने कहा क्या जरूरत है, भरोसा है, क्या करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने एग्रीमेंट कर लिया। अभी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, हमने यहाँ तो उसमें लिखा नहीं और ना तो साइन करे, ना लॉ ने इंपोज करा, ना सील लगी है, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया हमने ऐसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। जो जिसमें साइन नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, प्रॉपर्ली कॉमन सील नहीं होती, लॉ द्वारा इंपोज नहीं होता, उसको छोड़कर बाकी सारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्या समझ में आया नहीं आया बताओ आपको, फॉर्मल और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट? अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी द्वारा किए जा रहा है और दोनों लिख कर रहे हैं। मैंने कहा आप और मोमोज की दुकान खोलते, मोमोज खिलाएंगे सबको, मोमोज भर देंगे सबके पेट में, कहते हो। आपने कहा सर बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा मोमोज के साथ गोलगप्पे भी खिला देंगे, लड़की आएगी,
कहेगी गोलगप्पे भैया थोड़े तीखे लगा दो, तो हम तीखे लगाएंगे, भैया भैया और तीखा कर दो, हम और तीखा डालेंगे, कह भैया और तीखा कर दो, तीखा चल मजा नहीं आ रहा भैया, तीखा 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 कर दो, हमें और तीखा कर देंगे, उसको तब भी मजा नहीं आ रहा, हम जहर डाल देंगे उसके अंदर, सबसे तीखा यही होगा। मोमोज लगाएंगे, यहां मोमो चल रहा है, यहां वो चल रहा है ना, बगल में एक वो भी छोड़ देंगे, हुक्का। हुक्का जानते हो क्या होता है? खोखा जानते हो? खोखा, खोखा जानते हो? जहां पर सिगरेट, अरे खोखा जहां पर सिगरेट वगैरह मिलता है, छोटा सा नहीं होता, सिगरेट मिलती है, अलग अलग टाइप्स की सिगरेट्स हो गई, तो बगल में खोखा भी खोल देंगे। नशेड़ी आएंगे, सिगरेट लगा दे, एक सिगरेट दे दे, ये दे दो, वो दे दो, भाई बहुत बड़ा बिजनेस चलेगा, मजा ही, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उनका चलो करते हैं, आपने कहा ठीक है सर करते हैं, मैंने कहा एग्रीमेंट बनाना है, आपने कहा हाँ बनाना है, मैंने कहा क्या जरूरत है एग्रीमेंट बनाने की, और क्या ही कर लोगे एग्रीमेंट बनाकर? आपने कहा नहीं एग्रीमेंट बनाओ, आपने कहा सर एग्रीमेंट बनाओ, पैसों का भरोसा नहीं है, 50-50% प्रॉफिट करेंगे, और लिखते हैं ये चीज। आपने कहा ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट बनाया, हमने कहा चलो इस एग्रीमेंट में लिखेंगे कि हम दोनों मोमोज की दुकान खोल रहे हैं, खोखे की दुकान खोल रहे हैं, और तीखा गोलगप्पा की दुकान खोल रहे हैं, इसलिए में जो भी हमारा प्रॉफिट होगा 50% बटेगा, जो भी कैपिटल होगी 50% लगेगी। साइन करा आपने, मैंने साइन करा, लो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करा, आप और के मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और हमने ये लिख कर बोलकर या फिर लिख कर लिया। दैट इज कॉल्ड क्या? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट आप लिखकर बोलकर नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ना तो आपने बोल के किया और ना ही आपने लिख कर करा, तो फिर कैसे करोगे भाई? फिर आप एक्सप्रेशन से करोगे। क्या करोगे आप? एक्सप्रेशन। अपने एक्सप्रेशन आपके एक्शन से होगा। आपने बस वाले को रोका, तो रोकने रोको तो ना, रोक जा भाई रुक जा, तो ना वो आपने हाथ दे दी, बस वाला समझ रहा है कि रोकना है, आप चढ़ गए। आपने कंडक्टर कुछ नहीं बोला, आपने 10 का नोट पकड़ाया, कंडक्टर ऑटोमेटिकली समझ गया कि 10 रुपए में तो इतना ही जा सकते हैं, उसने टिकट दे दी 10 रुपए की, आप बैठे रहे, बस रुकी, आप उतर गए। रोज होता है ऐसे, आप कुछ नहीं बोलते, हाथ देते हैं, बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर को पैसे देते 10 रुपए, टिकट मिल जाती है, चुपचाप उतर जाते स्टैंड आने पर। अब इसमें ना तो बोलकर हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ यहाँ पर कि बस वाले को आप पैसे दोगे, बस वाला आपको सर्विस देगा, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। बस वाले ने आपको सर्विस दी, आपने उसको पैसे दिए, रोज चल रहा है, बोल कुछ नहीं रहे, ना लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको इम्प्लाइड को टैकिट और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैकिट और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? ना ही हम बोलकर और ना ही हम लिखकर, ना तो बोलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना लिखकर, हम करेंगे एक्सप्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एटीएम मशीन, बहुत बढ़िया, एटीएम में आपने कार्ड डाला, वहां से पैसे निकाले, एटीएम को आपने कार्ड डाला, एटीएम से पैसे निकाले, एटीएम वाले ने आपसे कुछ चार्जेस ले लिया अपनी सर्विस के, आपको पैसा दे दिया, कुछ बोलकर कुछ नहीं होगा, क्या हो गया? एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ एग्जांपल हो सकता है? जैसे कि कूली, हाँ, अगर कुली आपको बोल नहीं रहा, आपका कुली 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 कर रहा है और आपसे सामान उठाया, और आपने जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट्स कह सकते हैं आप, इम्प्लाइड ऑनलाइन, जो चीज बोल कर ना हो, लिख कर ना हो, बस एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड, टैकिट या इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने हमसे क्लासेस कैसे ली थी, आपने व्हाट्सएप पे बात हुई, आपने व्हाट्सएप पे से ही पेमेंट की, हमने व्हाट्सएप पे पेमेंट रिसीव करी, और ऐसे करके आपने हमसे क्लास ली, है ना। तो ये क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। आपने मेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ई कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू टू और मोर पार्टी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बाय मींस सच एज ईमेल इज नोन एज अ ई कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल के थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है, नेटफ्लिक्स और आपके बीच में, है ना। अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया, वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी,
क्या बताया था मैंने यहां पर आपको? यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद आ रहा है मुझे। मैंने कहा था, देखिए और बताओ कैसे हो? बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप के बताए मैंने आपको भी, वैसे तो बहुत सारे टाइप बता दिए, पर अभी मैं आपको तो कुछ और चीज बता रहा हूँ। एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? एक और होता है, चलो डिस्कस करेंगे, पहले इसकी इनकी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करो एग्जीक्यूटेड को। भाई मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि आप मेरी कार खरीदोगे। आपने कहा खरीदूंगा। अब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने मुझे पैसे दे दिए कार के, मैंने आपको बताया कि मैं इतने में बेचूंगा कार, आपने मुझे पैसे दे दिए और मैंने आपको कार डिलीवर कर दी। जब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आप मुझे मेरा ड्यूटी थी कि आपको कार देना और आपकी ड्यूटी थी कि आप मुझे पैसे दोगे। हमारे बीच में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना। आपने मुझे पैसे दे दिए और मैंने आपको कार भी डिलीवर कर दी। आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्हेन बोथ द पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है। जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देगी तो हम उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे दोस्त? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टी, बोथ पार्टी, जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर लेती है, अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है, मैंने कार दे दी, आपने पैसे दे दिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। भाई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको कार दी, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब एग्जीक्यूट हो गया है, एग्जीक्यूटेड हो गया। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, खत्म। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटरी का मतलब है कि अभी आपने मुझे पैसे दे रखे पर मैंने आपको कार नहीं। आपने अपनी ऑब्लिगेशन तो पूरी कर दी पर मैंने अपनी नहीं करी, या आपने अपनी ऑब्लिगेशन भी पूरी नहीं करी, मैंने अपनी भी नहीं करी। एग्जीक्यूटरी में दो केस बनते हैं, या तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैंने आपको कार दे दी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आपने भी पैसे नहीं दिए मुझे कार के, मैंने भी आपको कार नहीं दी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दे और दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा ना करे, ऐसे को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा ना करे, एग्जीक्यूटरी से भी एग्जीक्यूटरी कहेंगे, दोनों ही एग्जीक्यूटरी है। पर जब दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देती है तो वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा। एक पार्टी ऑब्लिगेशन पूरा करेगी, दूसरी नहीं करेगी, एग्जीक्यूटरी। दोनों नहीं करेगी, एग्जीक्यूटरी। अच्छा, जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दे और दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा ना करे, उसको यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाए। है वो एग्जीक्यूटरी, क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्ट किसके? एग्जीक्यूटरी के। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगी, दूसरी पार्टी नहीं करेगी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों ही पार्टी, पहली पार्टी और दूसरी पार्टी,
जब दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा ना करे तो वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही पार्टी किसके है? एग्जीक्यूटरी के है। बात समझ में आ गई? अमेजोन से आपने आईफोन मंगाया, आपने अमेजोन को ऑनलाइन पेमेंट कर दी, अमेजोन और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अमेजोन आपको आईफोन देगा और आप उसको पैसे दोगे, ठीक है ना। अमेजोन से आपने आईफोन मंगाया, आपने पेमेंट कर दी ऑनलाइन ही पहले ही, अब आपने की ड्यूटी तो खत्म, आपने पेमेंट कर दी, अमेजोन आपको पेमेंट अभी डिलीवर नहीं करा, तो तब तक के लिए क्या बन गया? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, आपने पेमेंट कर दी पूरी इसको, पर अमेजोन ने आपको पे नहीं करा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अमेजोन ने आपको डिलीवर कर दिया, आपने भी पे कर दिया, अमेजोन ने भी आपको डिलीवर कर दिया, तो ये बायलेटरल, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड, आपने भी पे कर दिया, अमेजोन ने डिलीवर कर दिया, एग्जीक्यूटेड। अभी अमेजोन से आपने आईफोन बुक करा है, ना आपने पे किया है ना अमेजोन ने डिलीवर करा, आपने कहा जब वो डिलीवर करने आएगा तब मैं पे करूंगा, तो उस पीरियड के लिए ये क्या बन जाएगा? बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ना आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी, ना अमेजोन ने अपनी ड्यूटी पूरी करी, ना आपने पे करा ना अमेजोन ने। जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन पे करूंगा, तो बाय करने से लेकर डिलीवरी डेट तक तब तक ये बायलेटरल रहेगा। और जैसे आपने दोनों ने पे कर दिया, आपने पे कर दिया, आईफोन ले लिया अमेजोन ने आईफोन दे दिया और आपने पे कर दिया, तो फिर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। समझ में आ गया पूरे कॉन्सेप्ट? तीनों क्लियर हो गया? एग्जीक्यूटेड, यूनिलेटरल, बायलेटरल। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटर के दोनों पार्ट यूनिलेटरल, बायलेटरल। मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? याद आ रहा है वो एग्जांपल, इंटरनेशनल एग्जांपल, कि मान लो आप इंडिया में रहते हो और आपको बाहर बेचना है सामान, आपको बाहर सामान बेचना है। व्हेन मोर देन 2% जहां पर होंगे, 1% नहीं, मोर देन 2% जहां पर होंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मान लो मेरे और आपके बीच में और एक तीसरे पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, हम तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मल्टीलेटरल। जहां पर 2 से ज्यादा पार्टी होगी वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल कहानी ये है। जहां से 2 से ज्यादा पार्टी होगी, जहां 2 पार्टी होगी फिर वो मल्टीलेटरल है, 2 से ज्यादा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मुझे अपनी लैंड बेचनी है, आपने कहा, आपके घर वालों ने कहा, आपके परिवार ने कहा कि ठीक है हम खरीदेंगे आपकी लैंड, तो आप मेरे पास आए, आपने कहा कि लैंड बेच रहे हो सर आप? मैंने कहा हाँ बेच रहा हूं। आपने कहा अच्छा, आपने कहा ठीक है कितने की बेच रहे हो? मैंने कहा इतने की बेच रहा हूं। आपने कहा ठीक है हम खरीदने को तैयार है। मैंने कहा ठीक है, अब मैं अपनी लैंड बेचूंगा आपको। आपने कहा कि मैं अपनी मम्मी और अपने फादर के नाम पे कराऊंगा ये लैंड दोनों इकट्ठा, मतलब आधा उनका, आधा मम्मी का, आधा फादर का। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी लैंड बेची किसको? आपकी मदर और फादर को। तो यहां पर कितनी पार्टी होगी? 3 पार्टी। एक तो मैं जो लैंड बेच रहा हूं और खरीदने वाले कितने? 2। वही लैंड 2 जने खरीद रहे हैं मिल में, ज्वाइंट में, तो मदर और फादर कितने जन हो गए? 3। जब 2 से ज्यादा पार्टी होगी तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जब 2 से ज्यादा पार्टी होगी उसको क्या कहेंगे? मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बात समझ में आ गई? और यहां पर जाकर ये खत्म हो गया, यहां पर जाकर खत्म हो गया। एक बार मिसलेनियस पॉइंट और पढ़ा दूं, उसके बाद चैप्टर खत्म। मिसलेनियस पॉइंट काम आएंगे एमसीक्यू में। मिसलेनियस पॉइंट कहां काम आएंगे दोस्त? एमसीक्यू में काम आएंगे मिसलेनियस पॉइंट। मिसलेनियस पॉइंट्स कहां काम आएंगे? एमसीक्यू में आएंगे। पहला मिसलेनियस पॉइंट क्या कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे बेस्ड है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, और इंग्लिश लॉ को यहां पर इंग्लैंड के लॉ को इंग्लिश लॉ कहा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे बेस्ड है दोस्तों? इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, और इधर इंग्लिश लॉ का मतलब है इंग्लैंड का लॉ, और इंडियन लॉ का मतलब क्या है? इंडियन लॉ का मतलब तो इंडिया में बना हुआ लॉ, तो इंग्लैंड में बना हुआ लॉ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वहां से लिया गया है, इसलिए इसको इंग्लिश लॉ भी कहा जाता है। भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कानून है, लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी लॉ है, कानून है, सेक्शन है, वो कहां से आए गए? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आए हैं और एक जुडिशियल डिसीजन से आया है। तो कॉन्ट्रैक्ट का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सोर्स है कि यह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी सेक्शंस है, जितने भी केस लॉ है, वो कहां से आए हैं? वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से आए हैं, सारे सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से आए, और जुडिशियल डिसीजन से आए। जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है जज साहब का दिया हुआ डिसीजन। जज ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने जो डिसीजन देंगे वो उनका क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। जैसे कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था
प्रीवियस रिवीजन क्लास में डिस्कस करा था जब बालफर वर्सेस बालफर का केस हुआ था। तो वो क्या है, जुडिशियल डिसीजन था, जस्ट ने डिसीजन दिया और वही क्या बन गया, लॉ बन गया हर केस के अंदर कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉ के अंदर कवर नहीं होते, जुडिशियल डिसीजन। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉ है, कानून है, वो कहां से आया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से आया और जुडिशियल डिसीजन की वजह से आया। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इन सबको जब जोड़ देते हैं तो इनको कहा जाता है कमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ। इनके दो नाम होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ। किन सबको जोड़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। पांचों के पांचों आपको मिलेंगे कहां पर, पांचों के पांचों आपको मिलेंगे इंटरमीडिएट की बुक में। इंटरमीडिएट की बुक में पांचों के पांचों एक्ट आपको मिलेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल पार्टनरशिप और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी बांड, इन सबको जोड़ दूंगा तो बन जाएगा कमर्शियल लॉ फिर या फिर मर्केंटाइल लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सभी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होते। बताओ एक एग्जांपल, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक नेचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर नहीं होते। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि हमारे पास सभी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होंगे, सिर्फ कमर्शियल नेचर और मर्केंटाइल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट ही कवर किए जाएंगे। आया समझ में? दिस इज द टोटल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, मैंने आपको सभी तरीके की रिवीजन इसमें करा दी। और कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले चैप्टर की रिवीजन करा दी, दूसरे चैप्टर की रिवीजन करा दी। अब मेरा जो अगला आएगा चैप्टर, उसका नाम होगा चैप्टर नंबर 3, जिसका है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑफर अलग पढ़ाऊंगा एंड एक्सेप्टेंस अलग पढ़ाऊंगा। ऑफर को अलग रिवाइज करेंगे, एक्सेप्टेंस को अलग करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर अलग पढ़ेंगे एंड एक्सेप्टेंस अलग पढ़ेंगे। क्लियर है जी? आज की क्लास में यहीं पर गुड नाइट। रात की क्लास है, अब हम सोने जाएंगे तो गुड नाइट अब होगा। बेवकूफो गुड इवनिंग, कभी भी गुड नाइट गुड इवनिंग करते हैं तो चले बाय बाय।